कहते हैं कि एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड डज नॉट नेसेसरली काउंट, एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन नॉट नेसेसरली बी काउंटेड। कैरेक्टर सही कहा। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का बताया जाने वाला एक मशहूर उद्धरण है और आज की हमारी चर्चा इसी एक लाइन में छुपे गहरे मतलब पर आधारित है, खासकर जब बात हमारी सेहत की हो। बिल्कुल, क्योंकि सेहत की दुनिया में हम अक्सर नंबरों में, आंकड़ों में खो जाते हैं। सही कहा। आज हम द हिंदू में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख के आधार पर स्वास्थ्य और नॉर्मल होने की इस पूरी धारणा को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कभी न कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी और उसमें दिए गए नंबरों को सच मान लिया होगा, लेकिन क्या ये नंबर वाकई पत्थर की लकीर है? यही सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर एक बड़ा मजेदार किस्सा है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के हिसाब से अमेरिकन रेसलर और एक्टर ड्वेन द रॉक जॉनसन जब वो अपने प्राइम में थे तो उन्हें मोटा यानी ओबीस माना जाता था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 33 के आसपास था, जो 30 के कट ऑफ से काफी ऊपर है और मोटापे की श्रेणी में आता है। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है कि स्वास्थ्य की ये पैमाने कितने भरोसेमंद है। ये एक ऐसा विषय है जो ना सिर्फ हमारी सेहत से जुड़ा है, बल्कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के नजरिए से भी बहुत जरूरी है। ये द रॉक का उदाहरण इस बात को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है कि नंबर हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। स्वास्थ्य एक बेहद जटिल चीज है जिससे सिर्फ एक आंकड़े में कैद नहीं किया जा सकता। WHO ने कई सालों तक बीएमआई का एक ही कट ऑफ पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया, 25 से ऊपर ओवरवेट और 30 से ऊपर ओबेसिटी। ये एक यूनिवर्सल पैमाना। हाँ, लेकिन जब एशियाई आबादी पर रिसर्च हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि कम बीएमआई होने के बावजूद हम लोगों में डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा था। अच्छा, मतलब हमारा जेनेटिक मेकअप अलग तरह से काम करता है। बिल्कुल। इसी वजह से WHO को कई एशियाई देशों के लिए नॉर्मल बीएमआई की ऊपरी सीमा को घटाकर 23 kgm² करना पड़ा। इससे यह साफ हो जाता है कि नॉर्मल स्वास्थ्य कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। ये आबादी, जेनेटिक्स और जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर निर्भर करता है। तो फिर ये जो हमारी लैब रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज या रेफरेंस रेंज लिखी होती है, उसका असली मतलब क्या समझें? अगर मेरा कोई नंबर उस रेंज से जरा सा बाहर है तो क्या मुझे घबराना शुरू कर देना चाहिए? ये सवाल हम सबके मन में आता है। देखिए, इसे रेफरेंस रेंज कहने की एक खास वजह है। ये स्टैटिस्टिकल है, एब्सोल्यूट नहीं। अच्छा, स्टैटिस्टिकल। हाँ, इसे बनाने के लिए हजारों स्वस्थ लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स लिए जाते हैं। जब इन सभी परिणामों का एक ग्राफ बनाया जाता है तो ये एक घंटी के आकार का कर्व बनता है, जिसे बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। बेल शेप्ड कर्व। ज्यादातर लोगों के रिजल्ट्स बीच में यानी औसत के आसपास होते हैं और बहुत कम लोगों के रिजल्ट्स किनारों पर। अच्छा, तो ये जो घंटी जैसा कर्व बनता है, ये नॉर्मल रेंज उसी के बीच से निकलती है? बिल्कुल। हम उस कर्व का सबसे घना यानी बीच का 95% हिस्सा ले लेते हैं और उसे नॉर्मल या रेफरेंस रेंज कह देते हैं। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि 100 में से 5 बिल्कुल स्वस्थ लोग भी टेक्निकली असामान्य कहलाएंगे। एग्जैक्टली। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस 95% के दायरे में नहीं आते। और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास है। रेंज से बाहर होने का मतलब हमेशा बीमार होना नहीं होता, और ठीक वैसे ही रेंज के अंदर होना भी 100% सेहत की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक गाइड है, कोई फैसला नहीं। मतलब ये जो पूरी नॉर्मल और एबनॉर्मल की दुनिया है, ये विज्ञान से ज्यादा आंकड़ों का खेल है। इससे तो ये भी लगता है कि स्वास्थ्य और बीमारी के बीच कोई साफ सुथरी मोटी दीवार नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लेखक ने इसकी बहुत अच्छी तुलना की है। अगर स्वास्थ्य और बीमारी के बीच की रेखा भारत श्रीलंका सीमा यानी पक्स स्ट्रेट जैसी होती तो सब कुछ साफ होता। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ श्रीलंका, बीच में समंदर, सब कुछ क्लियर। हाँ, लेकिन असल में ये तमिलनाडु केरला सीमा की तरह। अच्छा। जहां ये बताना मुश्किल है कि मलयालम कहाँ खत्म होती है और तमिल कहाँ शुरू होती है। सीमा के गांव में तो दोनों भाषाएं घुल मिल जाती हैं। ठीक यही बात है। स्वास्थ्य और बीमारी के बीच की रेखा भी ऐसी ही धुंधली है। कोई एक वैल्यू नहीं है जो स्वास्थ्य को बीमारी से पूरी तरह अलग कर दे। ये एक स्पेक्ट्रम है, एक कंटिन्यूअम है। तो एक मिनट, ये जो डायबिटीज वाला 126 mg/dl का कट ऑफ है, वो भी इसी तरह की एक इंसानी बनाई हुई लाइन है? बिल्कुल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का ये 126 का नंबर कोई गणितीय खोज नहीं थी, ये एक व्यावहारिक समझौता था। रिसर्च में ये देखा गया कि इस लेवल के बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा तेजी से बढ़ता है। तो एक्सपर्ट्स ने मिलकर
वहीं पर एक लाइन खींच दी। मतलब 125 वाला सेफ है और 126 वाला अचानक बीमार हो गया, ऐसा तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में ऐसी दीवारें नहीं होती। ये इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए खींची हैं, ताकि इलाज को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज किया जा सके। 125 वाला भी रिस्क पर हो सकता है और 126 वाले को शायद तुरंत कोई दिक्कत ना हो। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये कट ऑफ तय करने के पीछे का विज्ञान क्या है। अगर ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, तो फिर ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाता होगा? क्योंकि अगर आप एक भी मरीज को नहीं छोड़ना चाहते, तो आपको अपना जाल बहुत बड़ा फेंकना पड़ेगा, जिसमें कई स्वस्थ मछलियां भी फंस जाएंगी। ये फैसला डॉक्टर लेते कैसे हैं? आपका सवाल बहुत गहरा है और यही मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का सार है। चलिए आपके जाल वाले उदाहरण से ही समझते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई टेस्ट बीमार लोगों को पकड़ने में कितना अच्छा है। 100% सेंसिटिव टेस्ट एक भी मरीज को नहीं छोड़ेगा। यानी एक तरह का सेफ्टी नेट, ताकि कोई बीमार व्यक्ति नजर से बच ना पाए। बिल्कुल। आपका जाल इतना बड़ा है कि हर बीमार मछली पकड़ में आ जाएगी। लेकिन फिर आती है स्पेसिफिसिटी। वो क्या है? स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि टेस्ट स्वस्थ लोगों को सही पहचानने में कितना अच्छा है। यानी आपका जाल सिर्फ बीमार मछलियों को ही पकड़े, स्वस्थ मछलियों को नहीं। अगर टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कम है तो वो कई स्वस्थ लोगों को भी गलती से बीमार बता देगा। इन्हें हम फॉल्स पॉजिटिव्स कहते हैं। और मेडिसिन में ये दोनों चीजें एक साथ 100% नहीं हो सकती, है ना? कभी नहीं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप कट ऑफ बहुत कम रखते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन स्पेसिफिसिटी घट जाएगी। यानी मरीज कोई नहीं छूटेगा, पर कई स्वस्थ लोग बेवजह चिंता और टेस्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे। सही कहा। और अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा रखते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ जाएगी, यानी फॉल्स पॉजिटिव्स कम होंगे। लेकिन इसका खतरा यह है कि कुछ जो असली मरीज हैं वो छूट सकते हैं, जिन्हें हम फॉल्स नेगेटिव्स कहते हैं। तो ये फैसला कैसे होता है? मतलब किस बीमारी के लिए हम ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स झेलने को तैयार हैं? ये बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई गंभीर कैंसर है जिसका शुरुआती स्टेज में इलाज मुमकिन है। ऐसे में डॉक्टर चाहेंगे कि टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत हाई हो। वो 10 स्वस्थ लोगों को दोबारा टेस्ट करवाने का जोखिम उठा लेंगे ताकि एक भी असली मरीज छूट ना जाए। सही बात है। लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की बीमारी है या उससे कोई सामाजिक कलंक जुड़ा है तो डॉक्टर कट ऑफ को ऊंचा रखते हैं ताकि ओवर डायग्नोसिस और बेवजह की परेशानी से बचा जा सके। ये कट ऑफ की बात तो समझ आई, लेकिन ये जिस चीज पर लागू होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल या सोडियम, क्या वो खुद एक जैसे हैं? मेरा मतलब है, क्या शरीर की हर चीज में उतार चढ़ाव की गुंजाइश एक बराबर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। शरीर में अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से रेगुलेट होती हैं। जैसे हमारे खून में सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही संकीर्ण यानी टाइट रेंज में रहते हैं। अच्छा। इनमें जरा सा भी बदलाव हमारे नर्व या मसल फंक्शन को बुरी तरह बिगाड़ सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। ओके। और बाकी चीजें जैसे कोलेस्ट्रॉल या लिवर एंजाइम्स? उनमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। उनमें छोटे मोटे बदलाव का मतलब शायद सिर्फ ये हो सकता है कि उस दिन व्यक्ति ने पानी कितना पिया था या रात को पार्टी में क्या खाया था। और हार्मोन तो इनसे भी ज्यादा चंचल होते हैं। मतलब? हार्मोन्स का लेवल दिन के समय, हमारी उम्र, लिंग, तनाव के लेवल और हम क्या खा पी रहे हैं, इन सब चीजों के साथ लगातार बदलता रहता है। जैसे कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो सुबह सबसे ज्यादा होता है और रात को सबसे कम। अच्छा, तभी डॉक्टर हमेशा पूछते हैं कि टेस्ट खाली पेट कराया था या नहीं, और सुबह कराया था या शाम को। इसका मतलब सैंपल कब और कैसे लिया गया, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि नंबर खुद। बिल्कुल। इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर के लिए सिर्फ नंबर देखना काफी नहीं है। वो हमेशा पूरी तस्वीर देखते हैं। मरीज की क्लिनिकल स्थिति क्या है, सैंपल किस हालत में लिया गया और उस व्यक्ति के लिए उस नंबर का क्या मतलब है। ये सारी चर्चा मुझे सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, भारतीय परिप्रेक्ष्य। क्या हम पश्चिमी देशों में बने स्वास्थ्य मानकों का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अब तक की बातचीत से तो यही लग रहा है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ये आज की चर्चा का सबसे केंद्र बिंदु है। लेबोरेटरी की रेफरेंस रेंज यूनिवर्सल नहीं होती। जब हम कहते हैं यह नॉर्मल है, तो हमें हमेशा पूछना चाहिए किसके लिए नॉर्मल। सही बात है। एक 6 फुट 2 इंच का स्कैंडिनेवियाई व्यक्ति और एक 5 फुट 4 इंच का दक्षिण भारतीय व्यक्ति, दोनों ही अपनी अपनी आबादी के हिसाब से नॉर्मल हैं। इसका मतलब है कि कई पैरामीटर्स जैसे ऊंचाई, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल, ये सब हमारे जेनेटिक्स, खान-पान और हम कहाँ रहते हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। एकदम। पुरुषों में रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा होता है,
अफ्रीकी मूल के लोगों में व्हाइट सेल काउंट स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम होता है। और एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, हिमालय जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन मैदानी इलाकों में रहने वालों से ज्यादा होता है। क्योंकि उनके शरीर को कम ऑक्सीजन में काम करने की आदत होती है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमारे डॉक्टर जिस नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज को देखकर अनीमिया का फैसला कर रहे हैं वो शायद हमारी आबादी के लिए सही हुई ना। इसके व्यावहारिक परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या हम लाखों लोगों का गलत निदान कर रहे हैं? गलत निदान शायद बहुत कठोर शब्द होगा, लेकिन अपूर्ण निदान जरूर कह सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में हीमोग्लोबिन जैसे कई सामान्य लैब पैरामीटर्स के लिए कोई बड़े और प्रामाणिक भारतीय रेफरेंस स्टडी मौजूद ही नहीं है। हम आज भी अक्सर पश्चिमी दोषों के डेटा पर आधारित रेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके चलते होता क्या है? दो चीजें हो सकती हैं। या तो जरूरत से ज्यादा निदान यानी ओवर डायग्नोसिस, हो सकता है हम उन लोगों में अनीमिया का इलाज कर रहे हों जिन्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा पैमाना ही गलत है। या फिर जरूरत से कम निदान यानी अंडर डायग्नोसिस, जहां हम उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हों जिन्हें इलाज की जरूरत है क्योंकि वो विदेशी पैमाने पर नॉर्मल दिख रहे हैं। ये तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब हमारी पूरी स्वास्थ्य नीति एक ऐसे डेटा पे चल रही है जो हमारे लोगों के लिए बना ही नहीं है। हाँ, और यही वो गैप है जिसे भरने की तत्काल जरूरत है। हमें अपने लोगों के लिए अपनी रेफरेंस रेंज बनाने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही। अब अंत में हर लैब रिपोर्ट के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, प्लीज कोरिलेट विद क्लिनिकल फाइंडिंग्स। हमने इस पे थोड़ी बात की, लेकिन इसका असली महत्व क्या है? अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो लाइन शायद उस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका सीधा सा मतलब है कि उस बेजान नंबर को वापस उस जीते जागते इंसान के संदर्भ में रखकर देखो, मरीज की कहानी सुनो, उसकी शारीरिक जांच करो और फिर उस नंबर का मतलब निकालो। मतलब द रॉक का केस इसका परफेक्ट उदाहरण है। नंबर कहता है मोटापा, लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग कहती है एथलीट। उनकी 33 बीएमआई उनकी हड्डियों और मसल्स के वजन की वजह से थी, फैट की वजह से नहीं। प्रिसाइजली। इसी तरह एक बॉर्डरलाइन थायराइड रीडिंग किसी बीमारी का पहला लक्षण हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य शारीरिक उतार चढ़ाव भी हो सकता है। ये क्लिनिकल संदर्भ के बिना तय नहीं किया जा सकता। अंत में स्वास्थ्य कर्मियों और हम सबको ये याद रखना होगा कि हमें रेफरेंस शब्द जितना ही रेंज शब्द पर भी ध्यान देना चाहिए। वाह, ये एक दायरा है, कोई पिंजरा नहीं। क्या बात कही है जी। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली बात तो ये साफ है कि नॉर्मल हेल्थ का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। ये सब आंकड़ों और आबादी पर निर्भर करता है। दूसरी बात, मेडिकल कट ऑफ कोई ईश्वरीय या गणितीय सत्य नहीं है, बल्कि ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बीच बनाए गए व्यवहारिक समझौते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी नंबर अकेले कुछ नहीं बताता। उसका असली मतलब हमेशा मरीज की पूरी कहानी, उसके लक्षणों और उसकी स्थिति से जुड़ा होता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य नीतियां बनाते समय इन बारीकियों का ध्यान रखना कितना अहम है, वरना अच्छी मंशा से बनी नीतियां भी जमीन पर फेल हो सकती हैं। एकदम सही सारांश। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार या एक सवाल छोड़ जाएं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है, ये देखते हुए कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के पास अपने स्वास्थ्य डेटा बेंचमार्क की भारी कमी है, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए इसके क्या गहरे निहितार्थ हैं? हम अपनी आबादी के लिए ज्यादा न्यायसंगत और सटीक स्वास्थ्य मानक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर स्टडीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस पर विचार करना नीति निर्माताओं और हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इस विश्लेषण पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। यूपीएससी की तैयारी और ऐसे ही समसामयिक विषयों पर गहरी और सार्थक चर्चा के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।